हम पढ़ रहे थे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का अर्थ है कि क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, क्रिया कर्म रहित होती है। यहाँ एक अर्थ है, ये उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है रहित या के। किससे रहित? क्या रहित? कर्म से रहित। क्या? क्रिया। कहने का अर्थ क्रिया कर्म से रहित होती है। परिभाषा देखते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जब कर्म रहित होती है वहां अकर्मक क्रिया मानी जाती है, या इसको हम व्याकरणिक भाषा में बोल दें। ये मैंने आपको साधारण भाषा में समझाया है कि क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। व्याकरणिक भाषा में हम कहें कि तो जब क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है वहां अकर्मक क्रिया मानी जाती है। कहने का अर्थ है कि क्रिया का वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती है, वहां अकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण देख सकते हैं हम, राधा नाचती है, यहां नाचना क्रिया है। पक्षी उड़ते हैं, श्याम दौड़ता है, बच्चा हंसता है, महेश सोता है। यहाँ ये जो कि रेखांकित किए हैं मैंने, ये सब की सब अकर्मक क्रिया है। अब एक छोटा सा फार्मूला है कि हम कैसे पता करें कि ये क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपने लिखा कर्ता, कर्ता के बाद में क्या लिखना है और क्या के बाद में वाक्य में जो क्रिया आई है वो क्रिया। वाक्य में जो कर्ता दे रखा है पहले वो कर्ता लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, क्या के बाद में जो क्रिया दे रखी है वाक्य में वो क्रिया लिखेंगे। यदि इस क्रिया का कोई भी काल्पनिक उत्तर, कोई भी वास्तविक उत्तर हमारे पास आ जाता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है, और उत्तर नहीं आता है तो वहां क्रिया अकर्मक होती है। जैसे हम उदाहरण में देख सकते हैं, पहला वाक्य था राधा नाचती है, यहां हमने लिख दिया राधा नाचती है, तो इसको हम बनाएंगे तो कर्ता क्या है यहाँ पर राधा, ये लिखा राधा। कर्ता के बाद में क्या लिखा, ये लिख दिया क्या। फिर क्रिया लिखी, क्रिया है नाचती है। अपना वाक्य बना राधा क्या नाचती है। मैंने आपको बताया कि यदि उत्तर आता है तो क्रिया सकर्मक होगी और उत्तर नहीं आता है तो क्रिया अकर्मक होगी। राधा क्या नाचती है, कोई उत्तर है? इसका कोई उत्तर नहीं, कोई उत्तर नहीं आ रहा अपने पास, और उत्तर नहीं आ रहा है तो क्रिया होगी अकर्मक। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, पक्षी उड़ते हैं, हमने लिखा पक्षी क्या उड़ते हैं, इसका कोई उत्तर नहीं आया तो क्रिया होगी अकर्मक। श्याम दौड़ता है, श्याम क्या दौड़ता है, कोई उत्तर न होने के कारण ये क्रिया भी कैसी होगी अकर्मक। बच्चा हंसता है, बच्चा क्या हंसता है, इसका भी कोई उत्तर न होने के कारण क्रिया होगी अकर्मक। महेश सोता है, महेश क्या सोता है, इसका भी कोई उत्तर नहीं है, इसलिए सारे उदाहरण कौन से होंगे, सारे उदाहरण होंगे अकर्मक क्रिया की। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अकर्मक क्रिया के दो भेद माने जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है पूर्ण अकर्मक और एक होता है अपूर्ण अकर्मक।
अकर्मक क्रिया के भेद, अकर्मक क्रिया के भेद और इसके दो भेद होते हैं। नंबर 1, पूर्ण अकर्मक क्रिया। नंबर 2, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। हम लेते हैं पूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण का मतलब कि जब अकर्मक क्रिया का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो अन्य किसी शब्द की आवश्यकता नहीं होती है, वहां तो पूर्ण अकर्मक होता है। जहां अन्य किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है वहां पर अकर्मक क्रिया होती, वहां पर अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। लिखते हैं इसकी परिभाषा। इस क्रिया में वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त अन्य किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य किसी शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हमने पहले उदाहरण लिखे थे, वो सारे के सारे अपूर्ण अकर्मक जो पहले हमने उदाहरण लिखे थे अकर्मक क्रिया के, वो सारे उदाहरण पूर्ण अकर्मक क्रिया के हैं। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण लिखता हूं। राम बैठा है, श्याम नहाता है। मोहन उठता है। यहाँ ये जो क्रियाएं हैं इनका वाक्य में प्रयोग किया है तो वाक्य का अर्थ पूर्ण स्पष्ट होता है। राम बैठा है, श्याम नहाता है, मोहन उठता है, इनका अर्थ स्पष्ट होता है, पूर्ण अर्थ स्पष्ट होता है। लेकिन अपूर्ण अकर्मक क्रिया की बात करेंगे तो वहां क्रिया और कर्ता के अलावा यहाँ सिर्फ क्या चाहिए, हमें कर्ता चाहिए और
क्रिया चाहिए। कर्ता और क्रिया से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है, लेकिन अपूर्ण अकर्मक क्रिया कर्ता क्रिया के अलावा भी किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होगी। जैसे हम देखते हैं अभी अपूर्ण अकर्मक क्रिया परिभाषा देखेंगे। इस क्रिया का वाक्य में प्रयोग करने पर वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट करने के लिए किसी अन्य पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। जैसे हमने पढ़ा कि पूर्ण अकर्मक क्रिया में क्रिया का वाक्य प्रयोग करने पर अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी अन्य पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अपूर्ण अकर्मक क्रिया का जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो कर्ता और क्रिया के अलावा भी किसी अन्य शब्द का हम प्रयोग नहीं करते हैं, तब तक अर्थ पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता है, भाव पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता है। जैसे कुछ उदाहरण लिखता हूं, वह बहुत है, तुम हो, वह है, हम होंगे, वह बहुत है, तुम हो, वह है, हम होंगे। अब इन वाक्यों को हम देखते हैं तो इनका अर्थ पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता है, किसी अन्य शब्द की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। जब तक हम इनमें दूसरा शब्द नहीं जोड़ते हैं कि पूर्ण अर्थ नहीं देते हैं, वह बहुत है, अब बहुत क्या है, तुम हो। यदि अब हम इन शब्दों में इन वाक्यों में अन्य शब्द प्रयुक्त कर देते हैं तो इनका पूर्ण अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे इसमें हम जोड़ देते हैं, जैसे चतुर शब्द हो गया, इसमें निराश शब्द जोड़ देते हैं, फिर अर्थ निकालना इसका। इसमें बीमार शब्द जोड़ देते हैं, और इसमें सफल जोड़ देते हैं। अब इनका हम अर्थ लें तो क्या हो जाएगा, वाक्य बनाएंगे दोबारा।
वह बहुत चतुर है। तुम निराश हो, वह बीमार है। हम सफल होंगे। ये क्रिया अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है जब कर्ता और क्रिया के अलावा किसी अन्य शब्द की आवश्यकता होती है। क्रिया अकर्मक है और अन्य शब्द होते ही ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया बन जाती है। इसके बाद हम चलते हैं सकर्मक क्रिया की ओर। कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा वेद है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, यहां भी स क्या है? उपसर्ग है और इसका अर्थ है सहित या के साथ। क्या सहित, क्या साथ, किसके साथ? सहित क्या? कर्म। किसके साथ? क्रिया के। कहने का अर्थ क्रिया के साथ कर्म होगा, क्रिया के साथ कर्म होगा। और जब क्रिया के साथ कर्म होगा वहां हमेशा सकर्मक क्रिया होगी। परिभाषा लिख देता हूं। जहां वाक्य में क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है वहां सकर्मक क्रिया होती है। ये तो सामान्य परिभाषा बच्चों को समझने के लिए है। या अच्छी तरह समझे कि वाक्य में कर्म के साथ क्रिया के साथ कर्म होगा। व्याकरणिक दृष्टि से जो विशुद्ध परिभाषा है वो मैं नीचे लिख देता हूं। जब क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है वहां सकर्मक क्रिया मानी जाती है। कहने का अर्थ यह है कि वाक्य का पूर्ण स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता बनी रहती है। जब तक हम कर्म का प्रयोग नहीं करते हैं तब तक वाक्य का पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। क्रिया हम सकर्मक की लिखते हैं
लेकिन कर्म नहीं लिखेंगे तो उसका पूर्ण नहीं होगा। जैसे पढ़ना सकर्म क्रिया होती है, हम ये लिखते हैं महेश पढ़ रहा है, तो हमारे मन में जिज्ञासा बनी रहती है। हालांकि पढ़ना सकर्म क्रिया है, मोहन पढ़ रहा है, एक जिज्ञासा बनी हुई है कि मोहन क्या पढ़ रहा है। और यहां हम यदि कर्म रखते हैं, जैसे मोहन कहानी पढ़ रहा है, अब हमारी जिज्ञासा शांत हो जाती है, और जहां जिज्ञासा शांत हो जाती है उस वाक्य में सकर्म क्रिया है। कहने का अर्थ है कि कर्म की आवश्यकता बनी रहती है, क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता बनी रहती है। कर्म का प्रयोग करते ही भाव पूर्ण स्पष्ट हो जाता है, वाक्य पूर्ण हो जाता है। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, राधा खाना पकाती है, मोहन क्रिकेट खेलता है, राम आम खाता है, श्याम गाना गाता है। यहाँ ये सारे कर्म है। पुस्तक कर्म है, खाना क्रिकेट आम गाना ये कर्म है, रमेश राधा मोहन राम श्याम ये करता है, पढ़ता है, पकाती है, खेलता है, खाता है, गाता है, ये सब के सब क्रियाएं हैं। अब सकर्म क्रिया को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, और वो दो भाग है, एक कर्मक क्रिया और एक द्विकर्मक क्रिया। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक कर्मक का मतलब जिन वाक्यों में क्रिया के साथ एक ही कर्म होगा वो तो एक कर्मक है, और जिन वाक्यों में क्रिया के साथ दो कर्म होंगे वो द्विकर्मक है। देखते ही पता चल जाएगा। द्विकर्मक में दो कर्म होंगे, उनमें से एक कर्म सजीव होगा और एक निर्जीव होगा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद। इसके दो भेद माने जाते हैं। नंबर 1, एक कर्मक क्रिया। नंबर 2, द्विकर्मक क्रिया। अब हम लेते हैं नंबर 1, एक कर्मक क्रिया। कहने
मेरा अर्थ है जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त होता है, वहां एक कर्मक क्रिया मानी जाती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने जो भी उदाहरण लिखे हैं वो सारे के सारे एक कर्मक क्रिया के ही उदाहरण है। कुछ एक उदाहरण के लिए देता हूं, जैसे रमेश पत्र लिखता है, राम अखबार पढ़ता है, राधा अगला नेताओं ने भाषण दिए, हमने एक सांप देखा। रमेश, राम, नेता और हम, ये तो है कर्ता। पत्र, अखबार, भाषण, सांप, ये हैं कर्म। लिखता है, करता है, दिए और देखा, ये है क्रिया। अब आगे बढ़ते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया नाम से पता चलता है, द्वि का अर्थ दो। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म होंगे वहां द्विकर्मक क्रिया मानी जाएगी। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म पाए जाते हैं, दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, कहते हैं। वहां द्विकर्मक द्विकर्मक क्रिया मानी जाती है। दोनों कर्मों में एक कर्म निर्जीव तथा दूसरा सजीव होता है।
जैसे अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। राम ने श्याम को पुस्तक दी। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। राधा श्याम को खाना खिलाती है। राम ने सीता को फल दिए। राजा ने याचक को धन दिया। देखते हैं अध्यापक राम, माँ, राधा, राम, राधा ये सब करता है। ये सजीव कर्म है। हिंदी ये निर्जीव कर्म है। यहाँ श्याम सजीव कर्म है, पुस्तक निर्जीव है, दूध बच्चे सजीव कर्म, दूध निर्जीव, श्याम सजीव कर्म है, खाना निर्जीव है, सीता सजीव है, फल निर्जीव, याचक यानी भिखारी ये सजीव कर्म है और धन ये निर्जीव कर्म है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म सजीव होगा और एक निर्जीव होगा और इसमें कम से कम 2 कर्म पाए जाएंगे।